हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फैल्किन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रैम्स मॉडल के बारे में पढ़ा था। अगर इसकी छोटी सी मैं एक आपको आउटलुक दे दूं तो क्रैम्स मॉडल में अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। तो 3 रूल लगते थे। पहला कि जो एसिमेट्रिक सेंटर है उस पर लार्ज, स्मॉल और मीडियम ग्रुप डिसाइड करो। दूसरा, जो लार्ज साइज ग्रुप है उसको एंटी करो, एंटी रखो कार्बोनिल के। और फिर तीसरा, जब ये एंटी हो जाए तो स्मॉल साइड से अटैक करो। एक चीज देखना, स्मॉल साइड से जब आप अटैक करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और उसके ऑपोजिट साइड मीडियम साइड से जब अटैक करोगे तो आपको माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट को क्रैम्स प्रोडक्ट कहते हैं, और माइनर प्रोडक्ट को एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, स्मॉल साइड से जैसे अटैक करोगे तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, उसको क्रैम्स प्रोडक्ट। अगर मीडियम साइड से अटैक करते हो तो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, उसको एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट। फैल्किन मॉडल भी बिल्कुल क्रैम्स मॉडल जैसा ही है। ये क्या कहता है, बस एप्लीकेबिलिटी में डिफरेंस है कि फैल्किन मॉडल में एक कंडीशन है और जो कंडीशन क्रैम्स में थी वही है। क्या कि अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। फैल्किन मॉडल की कंडीशन क्या है कि अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, और यही सेम कंडीशन थी क्रैम्स मॉडल में। मतलब अगर ये कार्बोनिल सेंटर है तो इसका जो अल्फा कार्बन है ये एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। एसिमेट्रिक सेंटर कब बनेगा, जब इस पे जो 4 बॉन्ड है इस कार्बन के वो अलग अलग होंगे। ठीक है, ये तो कंडीशन है फैल्किन मॉडल में। अब क्रैम्स मॉडल में क्या होता है, इस कंडीशन के बाद देखना इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मैं पॉइंट्स को लिखूं तो सबसे पहला मैं ये लिखता हूं कि देयर शुड बी एसिमेट्रिक सेंटर एट अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जैसे हमने क्रैम्स मॉडल में लार्ज, स्मॉल, मीडियम ग्रुप डिसाइड किए थे इस अल्फा कार्बन पे, वैसे ही फैल्किन मॉडल में भी हम असाइन करेंगे लार्ज, स्मॉल और मीडियम ग्रुप एट अल्फा कार्बन पे देखो, अल्फा कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाएगा। मैं ऐसे लिखता हूं CHO। तो ये तो कार्बोनिल सेंटर हुआ, रिएक्शन सेंटर हुआ जिस पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मान लो LiLH4 डाल दिया तो यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, H नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन पे 3 ग्रुप ले लेता हूं। मैंने ले लिया इथाइल और मिथाइल। अब क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे हमने क्रैम्स मॉडल में असाइन किया था लार्ज, स्मॉल, मीडियम, वैसे ही लार्ज, स्मॉल, मीडियम यहां असाइन करो। ये लार्ज है, ये मीडियम है और ये स्मॉल है। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है फैल्किन मॉडल कि देखो, क्रैम्स मॉडल में और फैल्किन मॉडल में एक मेजर डिफरेंस है। फैल्किन मॉडल में देखो, क्रैम्स मॉडल कहता है कि जो लार्ज ग्रुप है उसको एंटी बनाओ C डबल बॉन्ड OK। ठीक है, और फैल्किन मॉडल कहता है कि जो लार्ज ग्रुप है उसको ऑर्थोगोनल बनाओ किसके, C डबल बॉन्ड OK। जैसे ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, कि इस कार्बोनिल और लार्ज ग्रुप के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जैसे अगर मैं कंपाउंड ये लेता हूं, देखना फैल्किन के अकॉर्डिंग लूं ना, पहले क्रैम्स के अकॉर्डिंग लेता हूं। देखना CH3, यहां पे मैं pH लगाता हूं, pH लगाया मैंने, और यहां पे मैं H लगाता हूं। देखना ये जो pH है ये इस कार्बोनिल के एंटी है,
एंटी दिख रहा है, लेकिन फेल्किना कहता है कि इसे ऑर्थोगोनल करो। मतलब ऑर्थोगोनल से कहने का मेरा मतलब है कि ये पीएच, ये CH3, ये H, इसको ऐसे टिल्ट करो। अब आप देख सकते हो कि ये देखो, अगर मैं ये कार्बोनिल बॉन्ड मानूं, ये पूरा ऐसे मानूं, तो ये फिनाइल ग्रुप और इन दोनों के बीच ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ऑर्थोगोनल हो गए। ठीक है, अब मैं ये ऑर्थोगोनल किसी भी साइड कर सकता हूं। देखो, इस कार्बोनिल को मैंने इधर रोटेट किया, जब ऑर्थोगोनल बन गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, इस कार्बोनिल को मैं इधर रोटेट कर दूं। कैसे करूं इसको? मैं इसको लिखता हूं, देखना। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, इसके बाद ये 3 एटम, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे H और यहाँ पे फिनाइल। ठीक है, बात समझ आई? देखो, ये लार्ज है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, ये ऑर्थोगोनल हो गया किसके? इस लार्ज ग्रुप के। अब हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन लें या ये वाली, वो कौन सा रूल बताता है? वो कौन सा पॉइंट बताता है? चौथा पॉइंट बताता है। तीसरे पॉइंट में आपने इसको ऑर्थोगोनल बनाया। चौथे पॉइंट ये कहता है कि जो मीडियम साइज ग्रुप है, मीडियम साइज ग्रुप मस्ट बी गोशे, मीडियम साइज ग्रुप मस्ट बी गोशे टू द कार्बोनिल, टू द कार्बोनिल। गोशे का मतलब अप्रोक्सीमेटली उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। आपको ब्यूटेन गोशे कन्फर्मेशन याद हो तो अगर मैं ब्यूटेन को गोशे कन्फर्मेशन यहां बनाता हूं तो ब्यूटेन गोशे कन्फर्मेशन ये होती है, ये CH3, ये CH3, H H H H, ये ब्यूटेन गोशे कन्फर्मेशन है। इनका एंगल अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री है। तो आप इन दोनों कन्फर्मेशन में देखो कि मीडियम ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में आपको कहां 60 डिग्री का अप्रोक्स एंगल दिखता है। आई थिंक ये एंगल तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देखो, इस एंगल को मैं 60 मान सकता हूं, यानी ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है और ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो मीडियम साइज ग्रुप शुड बी गोशे टू द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के गोशे होना चाहिए। ठीक है, और गोशे बनाने के बाद जो अटैक होगा वो स्मॉल साइड से होगा। देखना, अभी जो आपने ये गोशे कन्फर्मेशन बनाई थी, मैं इसको लिखता हूं, जिसमें दो कंडीशन आ गई ना। एक तो ये कार्बोनिल ग्रुप इस लार्ज ग्रुप के ऑर्थोगोनल, दूसरा ये मीडियम साइज ग्रुप इस कार्बोनिल के गोशे। मैं इसको बनाता हूं, देखना। आपने ये बनाया कि ये कार्बोनिल यहां लिखा और यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, ये गोशे है H और ये फिनाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, मान लो मैं LiAlH4 ले लेता हूं या फिर RMgX ले लेता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां से मान लो R नेगेटिव आ रहा है, वो सेलेक्टिवली, वो कहाँ आएगा? प्रेफरेंशियली या सेलेक्टिवली आएगा फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड, फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। अब देखना, इसमें ये लार्ज था, ये मीडियम है, ये स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप साइड से क्या आएगा? स्मॉल ग्रुप साइड से वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, और स्मॉल ग्रुप साइड से न्यूक्लियोफाइल के आने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा। और प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा? देखो यार, यहां से आ रहा है तो ये OH नीचे और ये H नीचे, आगे वाले सेंटर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। R कहां से मिला है? R यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिला है, R नेगेटिव। आपको पता ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जो कार्बन सेंटर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये क्या चला जाएगा? ये यहाँ पे O नेगेटिव, वर्कअप कर दूंगा तो OH, यहाँ पे H और ये R आ रहा है तो यहां से R। ये है बच्चों फेल्किना मॉडल का कंसेप्ट। तो एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जब ये इस साइड से मीडियम साइड ग्रुप से आएगा तो मीडियम साइज ग्रुप के साइड से आएगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बच्चों पूरा कंसेप्ट है किसका? फेल्किना मॉडल का। अगर मैं पॉइंट्स को एक बार फिर से रिमेम्बर करूं, तो क्या है पॉइंट्स इसके? ये मैं ये कह रहा हूं, ये क्रैम्स मॉडल के जैसे ही है। इसमें
अल्फा कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें लार्ज अल्फा कार्बन पे लार्ज स्मॉल मीडियम ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, जो लार्ज ग्रुप है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए कार्बोनिल के। चौथा, जो मीडियम ग्रुप है वो गौशिय होना चाहिए कार्बोनिल के। और फिर इतनी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो गौशिय होने के बाद स्मॉल ग्रुप साइड से अटैक करो। अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड, स्मॉल ग्रुप साइड। अच्छा, इतना सारा नेट के एग्जाम में नहीं ध्यान रहता, तो आप लोगों को छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। आप लोगों को नेट के एग्जाम में फेल्केना मॉडल लगाना ही नहीं है। और ये मॉडल क्यों नहीं लगाना? क्योंकि चाहे क्रैम्स मॉडल यूज करो या फिर फेल्केना मॉडल, दोनों मॉडल से बनने वाले प्रोडक्ट सेम होते हैं। बस जो ट्रांजिशन स्टेट्स वगैरह या जो हम कन्फर्मेशन लेते हैं उनकी स्टेबिलिटी का मैटर होता है। लेकिन नेट के एग्जाम में हमें एज सच ऐसा कुछ नहीं ध्यान रखना। बस हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि क्रैम्स मॉडल और फेल्केना मॉडल दोनों के प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होते हैं। इसलिए हम क्रैम्स फेल्केना मॉडल को नेट के एग्जाम में जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो स्किप कर देंगे, अपने प्रोडक्ट को क्रैम्स मॉडल का यूज करके बनाएंगे। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैंने आपको ये कहा कि क्रैम्स मॉडल और फेल्केना मॉडल से मिलने वाले प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको हमेशा क्रैम्स प्रोडक्ट ही कहेंगे, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा उसको हमेशा एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट ही कहेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना है, अब आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व करने तो फेल्केना नहीं क्रैम्स मॉडल ही लगाना है। ये मैंने आपको क्रैम्स मॉडल का कंसेप्ट सिखा दिया है कि होता क्या है। अगर कोई पूछे एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आए कि भाई गौशिय होता है या ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, तो उन सब चीजों को हम यहां से इन कंसेप्ट से इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को छोड़ के कंप्लीट करने के लिए आता है क्वेश्चन, तो आप फेल्केना नहीं क्रैम्स मॉडल लगाओ और अपने प्रोडक्ट को बनाओ। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक होगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ये था बच्चों फेल्केना मॉडल के बारे में। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। बस इस चीज को ध्यान रखना कि फेल्केना मॉडल, क्रैम्स मॉडल प्रोडक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्रैम्स लगाओ, फेल्केना को सिर्फ कंसेप्ट के लिए ध्यान रखो।